आई वॉज थिंकिंग कि अभी तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ बार बार रैलीज़ कर रही हैं और ये बता रही हैं कि अगर वो पावर में आ जाती हैं तो वो हमारे लिए क्या क्या करेंगी। बट एक बार जब ये इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाएगा, जो भी पार्टी जीतेगी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, उसके बाद ये कैसे याद रहेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने हमसे क्या प्रॉमिस किया था। तो ये चीज़ें याद रहें, हमारे लिए क्लियर रहें, इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी जो है इसे एक राइटिंग फॉर्म में रखती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाती है जिसे हम कहते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो। और बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया, यूएस, कनाडा, वहाँ पर ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू रीच इट्स वोटर्स। लेकिन ये इलेक्शन मैनिफेस्टो एक्चुअली में क्या होता है, इसका क्या पर्पज़ होता है, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अगर हम इस मैनिफेस्टो की बात करें तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो रिलीज़ करती हैं इलेक्शन के दौरान। तो इसके अंदर क्या होता है, इस डॉक्यूमेंट में डिटेल में बताया जाता है कि वो जो पर्टिकुलर पार्टी है उसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं। तो अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं तो वो किन मुद्दों पे जो है फोकस करेंगी, क्या क्या हमारे लिए करेंगी। तो इन शॉर्ट ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है ये आउटलाइन करता है उस पार्टी का विज़न कि क्या उनकी सोच है, क्या वो सोचते हैं और वो क्या इंडिया के लिए, हमारे लिए करेंगे। बट आई वॉज थिंकिंग, क्या ये इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाना ज़रूरी है? हर पॉलिटिकल पार्टी को इसे बनाना ज़रूरी है? अगर मैं ना बनाऊँ, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन मैनिफेस्टो ना बनाए तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी पार्टी लीगली बाउंड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है इस इलेक्शन मैनिफेस्टो को बनाए ही। लेकिन इसको बनाने से उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर जैसे हम वोटर्स हैं, हम किसी भी पार्टी को क्यों चुनते हैं, वो हमें बताते हैं ना कि अगर वो गवर्नमेंट बनाएंगे तो वो हमारे लिए क्या क्या करेंगे। तो ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो यही सब बताता है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो वो क्या क्या करेगी। तो इससे क्या होता है, जो वोटर्स होते हैं उन्हें चूज़ करने में आसानी होती है कि वो किस पार्टी को चूज़ कर रहे हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है, इस पार्टी का विज़न या दूसरी पार्टी का विज़न, और उसी विज़न के हिसाब से वो उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं। तो इसीलिए ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है इसे बनाना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये हेल्पफुल रहता है, उनके लिए अच्छा रहता है, तो इसीलिए वो इसे बनाती हैं। अब इस इलेक्शन मैनिफेस्टो के क्या क्या पर्पसेस हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो मैनिफेस्टो होता है ये एक रिटन कमिटमेंट होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से टूवर्ड्स देयर वोटर्स, कि हम जो भी प्रॉमिसेस कर रहे हैं वो उन्होंने राइटिंग में दिया है अपने वोटर्स को। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये जो मैनिफेस्टो होता है, ये आउटलाइन करता है पार्टी के विज़न को, उनके गोल को, कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं, कि जब वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, जब वो पावर में आएंगे तो वो वोटर्स के लिए क्या क्या करेंगे। तो जब ये राइटिंग में होता है, रिटन में होता है, तो इससे क्या होता है, जो वो पार्टी होती है वो अकाउंटेबल होती है फॉर देयर प्रॉमिसेस, कि जब अगली बार इलेक्शन होगा तो जो वोटर है वो क्वेश्चन कर सकता है उस पॉलिटिकल पार्टी को कि पिछली बार तो आपने ये सब वादे हमसे किए थे मगर इन्हें पूरा नहीं किया, तो हम आपको वोट क्यों दें। तो ये एक तरीके से रिटन प्रॉमिस होता है पॉलिटिकल पार्टी का फॉर देयर वोटर्स कि हम अगर पावर में आए तो ये सब कुछ करेंगे। इसके अलावा ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है ये वोटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। अब जैसे अगर मैं वोटर हूँ, मैं वोट कास्ट करने जा रही हूँ, तो मैं क्या सोच के वोट दूँगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या सोच के वोट दूँगी, ये देखूँगी कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, क्या वो देश के लिए फ़ायदेमंद है। और अगर मुझे लगेगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी से जो है मुझे फ़ायदा होगा, मेरे देश को फ़ायदा होगा, तो मैं उसे वोट डालूँगी। तो ये क्या करता है, ये मैनिफेस्टो अवेयरनेस क्रिएट करता है वोटर के लिए अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, कि उनका क्या विज़न है, क्या अप्रोच है, और जो वोटर है वो किस विज़न, किस पॉलिसी को फॉलो करता है। इसके अलावा जो मैनिफेस्टो है वो प्रोवाइड करता है इंसाइट इनटू द पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी।
तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या सोचती है, क्या पॉलिसीज़ बनाएंगी जब वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, तो इससे क्या होता है, वोटर्स को हेल्प मिलती है इन अंडरस्टैंडिंग कि पार्टी की क्या प्लानिंग है, कैसे जो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जैसे कि इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, उनको वो कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व होगा, क्या सॉल्यूशन निकलेगा, उसके बारे में भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बताती है कि भाई हम ये लॉ लेकर आएंगे, हम रिजर्वेशन देंगे या फिर हम नए कॉलेजेस बनाएंगे, तो किस तरीके से वो इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, हेल्थ केयर की सिचुएशन को संभालेंगे, एजुकेशन को और बढ़ावा देंगे। तो इस सभी के बारे में उस मैनिफेस्टो में मेंशन होता है, जिससे वोटर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो चुनते हैं कि उन्हें कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए ऐसी डेमोक्रेसी के अंदर ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है उस पार्टी के कमिटमेंट को टूवर्ड्स दी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। क्योंकि इससे क्या होता है, जो वोटर्स होते हैं वो इवैल्यूएट कर पाते हैं इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनके प्लेटफॉर्म्स को, कि कैसे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, कंट्री की जो प्रॉब्लम्स है उसे वो रिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा ये जो मैनिफेस्टो होता है ये काफ़ी सारे डिबेट और डिस्कशन स्टार्ट करता है ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, क्योंकि जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं, मीडिया होता है, सिटीजन्स होते हैं, वो एनालाइज करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं इस पूरे मैनिफेस्टो को कि जो भी पार्टीज़ प्रॉमिसेस कर रही हैं क्या वो ज़रूरी हैं, क्या वो कंट्री को हेल्प करेंगी, क्या वो सिटीजन्स को हेल्प करेंगी। तो इससे क्या होता है, एक डिबेट होती है जिससे और जो वोटर्स हैं वो रैशनलाइज कर पाते हैं कि किस पार्टी के जो प्रॉमिसेस हैं वो उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है ये एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि भाई हमें ये इस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या क्या काम करना होगा। वैसे ही जब गवर्नमेंट पावर में आती है तो ये वो इलेक्शन मैनिफेस्टो ही होता है जो उन्हें बताता है कि उन्हें अपने टेन्योर में क्या क्या काम करना है, क्या क्या प्रॉमिसेस उन्होंने जनता से किए हैं, वोटर्स से किए हैं, और अब उन्हें वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे क्या होता है, जो भी वो स्टेप ले रहे होते हैं उसे लेजिटिमेसी मिल जाती है कि हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपसे वादा किया था और अब इसी वादे को पूरा करने के लिए हम ये स्टेप्स ले रहे हैं। तो जब जो गवर्नमेंट होती है, जो पार्टी होती है, जब वो पावर में आ जाती है तो और जब वो अगले इलेक्शन के लिए जो है कैंपेन करती है तो वो बताती है कि हमने आपसे ये प्रॉमिसेस किए थे और इन सभी प्रॉमिसेस को हमने पूरा किया है। तो ये जो भी गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है उसे एक लेजिटिमेसी देती है। एंड लास्टली ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है ये क्या करता है, ये पार्टीज़ को जो है अकाउंटेबल ठहराता है। जैसे हमने प्रॉमिसेस किए थे, ठीक है, एक पार्टी ने ये प्रॉमिसेस किए कि ये मैं करूँगा, तो जब वो ये प्रॉमिसेस को फुलफ़िल नहीं कर पाते तो बार बार जो वोटर्स होते हैं, जो ऑपोजिशन होती है, वो क्वेश्चन करती है गवर्नमेंट की वर्किंग को कि भाई आपने अपने मैनिफेस्टो में हमसे ये प्रॉमिसेस किए थे बट ये प्रॉमिसेस अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्हें पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ ला रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो बेसिकली इस इलेक्शन मैनिफेस्टो की वजह से जो वोटर्स है, जो ऑपोजिशन है, वो क्वेश्चन कर सकता है गवर्नमेंट को कि कहाँ गए वो सारे प्रॉमिसेस, कैसे आप उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। अब ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है इससे कौन से लॉ में जो है हमें प्रोवाइडेड है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, जब मैनिफेस्टो बनाया जाता है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो वैसे तो मैं बता दूं कि इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाना मैंडेटरी नहीं है, किसी भी लॉ में ये नहीं लिखा कि इस पॉलिटिकल पार्टी को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप फॉर्म कर रहे हो तो उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो होना चाहिए। बट ऑब्वियसली क्योंकि पार्टीज़ को उससे फ़ायदा है तो इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया जाता है। लेकिन अब इसे कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, तो उसके लिए भी गाइडलाइंस फ्रेम की गई थी। तो वो कौन सा लॉ है जो इससे डील करता है। तो अगर हम लॉ की बात करें तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने फ्रेम किया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके अकॉर्डिंग जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्ट करना होता है। तो जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचार संहिता होती है, वो जब लागू हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट करती हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। और अगर
कोई भी जो है उसे फॉलो नहीं करता तो ये माना जाता है कि वो पर्सन जो है अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यही इंश्योर करता है कि जो प्रोमिसेस इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए जाते हैं वो फेयर होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए एंड इट शुड अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जैसे कि इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ही ये देखता है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं वो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हैं या नहीं, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसको तो जो है वायलेट नहीं कर रहे। क्योंकि जो केस है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है ये देखना कि जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, जिस तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हैं या नहीं, जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। अब इसीलिए ये चीज़ें देखने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है उसने गाइडलाइंस बनाई जो कि पार्ट है हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो इन गाइडलाइंस का जो 7 सब क्लॉज 3 पार्ट है वो ये कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दे शुड नॉट मेक सच प्रोमिसेस विच आर लाइकली टू विशिएट द प्योरिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकते, वो ऐसा कोई भी वादा नहीं कर सकते जो कि इलेक्शन प्रोसेस पे जो है असर डालेंगे या फिर वोटर्स पे जो है गलत असर डालेंगे, उन्हें अनड्यू इन्फ्लुएंस करेंगे इन एक्सरसाइजिंग देयर राइट। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकती जिससे इलेक्शन प्रोसेस पे फ़र्क पड़े। इसके अलावा जो दूसरी गाइडलाइन है विच इज़ गाइडलाइन 8 पार्ट 3, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो भी प्रोमिसेस इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए जा रहे हैं उसके बारे में बताना चाहिए, रैशनल देना चाहिए कि ये कैसे प्रोमिसेस पूरे होंगे। क्या हमारे पास इतनी फाइनेंशियल एड है जिससे हम इन प्रोमिसेस को पूरा कर पाएँ, क्योंकि वोटर्स जो है उसी बेसिस पे पार्टीज़ को वोट देते हैं। तो उनका जो ट्रस्ट होता है पार्टीज़ पर वो उन्हीं प्रोमिसेस से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है गेन करती हैं। तो इसीलिए उन्हें ढंग से बताना होगा कि कैसे वो इस प्रॉमिस को पूरा करेंगे, कैसे जो भी वो वादा कर रहे हैं वो उसे पूरा कर पाएंगे, क्या उनके पास उतने मीन्स हैं या नहीं उसे पूरा करने के लिए। तो ये तो बात हो गई उन गाइडलाइंस की जो कि डील करती हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो से। अब हम बात कर लेते हैं उन कुछ केसेस की जो कि इलेक्शन मैनिफेस्टो से डील करते हैं, जिसमें सबसे पहला केस है एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। ये 2013 का केस है जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक्नॉलेज किया था कि जो वोटर्स होते हैं वो हेल्पलेस होते हैं और इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन है उसने ऑर्डर दिया कि इलेक्शन मैनिफेस्टो कैसे बनाया जाना चाहिए उसकी गाइडलाइंस बनाई जाएं ताकि जो वोटर्स हैं वो समझ सकें कि उनसे क्या वादा किया जा रहा है और वो कैसे पूरा होगा। इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने रूल्स बनाए जिन्हें इंक्लूड किया गया इन दी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसके अलावा जो कोर्ट है उसने ये भी कहा कि ये जो प्रोमिसेस इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए जाते हैं उन्हें करप्ट कंसिडर नहीं किया जा सकता, करप्ट प्रैक्टिस कंसिडर नहीं किया जा सकता अंडर सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसके अलावा जो दूसरा केस है इट इज़ अश्विनी के उपाध्याय वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये 2021 का केस है। इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है उसकी कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, यानी कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि स्पेसिफिकली इसी से डील करता हो और इसीलिए उसकी जो एनफोर्सिबिलिटी है इट इज़ नॉट विद इन दी परव्यू ऑफ द कोर्ट्स। यानी जो भी वादा इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया जा रहा है अगर कोई पार्टी उस वादे को पूरा नहीं करती तो उसके लिए कोई उन्हें सज़ा नहीं मिलने वाली है क्योंकि उसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है ही नहीं। तो इसीलिए इससे रिलेटेड कोई भी केस जो है कोर्ट के पास नहीं जा सकता क्योंकि कोर्ट के पास उसका जुरिसडिक्शन है ही नहीं क्योंकि स्टैट्यूटरी बैकिंग ही नहीं है। तो इसीलिए कोर्ट ने उस केस को सुनने से मना कर दिया क्योंकि कोर्ट का कहना था जब कोई लॉ इसकी बात ही नहीं कहता, ये कहता ही नहीं है कि अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए तो फिर उसका क्या होगा, क्या उसे ऑफेंस माना जाएगा या नहीं, तो हम इस केस को कैसे हियर कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्शन मैनिफेस्टो कि ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या लीगल बैकिंग है। I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyaya and do join us again for more of India's laws explained.